गुड मॉर्निंग स्प्रिंटर्स। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के 28 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि क्योंकि 28 साल के अंदर 250 से 300 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जिनको अभी एक ही क्लास में करना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या होने वाली है, हमारी होने वाली है क्लास नंबर 1। इसके अंदर हम टोटल 21 PYQs को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल से समझेंगे और उसके बाद हम डेली बेसिस पे ऐसे ही और जो PYQs होते हैं उनको लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि 1995 में पूछा गया है। सवाल क्या बात कर रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा legal devices for securing cooperations and coordination between the states in India। पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी जो नीचे आपको दी गई हैं, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नर कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, इनमें से ऐसी कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि उनको संविधान के अंदर हम उसके बारे में जिक्र नहीं देख पाते हैं। तो चलिए समझते हैं। वैसे हमें इतना तो समझ में आता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम मान सकते हैं कि जिसमें 4 दिया हुआ है, यानी कि 2 ऐसे स्टेटमेंट है जिनके अंदर 4 ऑप्शन है, तो इनमें से तो नहीं हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ए है या बी है। बी में अगर हम देखेंगे तो देख पाएंगे 3 एक एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि क्या है, जोनल काउंसिल है। फिर हमें समझ में आता है कि जोनल काउंसिल भी ठीक बात है, हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा जोनल काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नर कॉन्फ्रेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी वो यहाँ पर हम देख पाएंगे NDC को पार्ट होती थी प्लानिंग कमीशन का, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब हम देख पाएंगे यहाँ पर काम नहीं करता है 2015 के बाद से। तो 2016 के अंदर जब यहाँ पर नीति आयोग बनता है, तो नीति आयोग के अंदर जो एक बॉडी यहाँ पर आएगी वो कौन सी बॉडी होगी, NDC, यानी कि जो डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते थे, 5 ईयर्स के डेवलपमेंट प्लान्स इंडिया के अंदर बनते थे, तो उन 5 सालों के जो प्लान्स बनाए जाते थे इंडिया में, उनको कौन बनाता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यानी कि ये संविधान के अंदर तो नहीं है, राइट। तो एक तो हमें समझ में आ जाता है कि 1 तो यहाँ पर होना ही चाहिए, तो दोनों ऑप्शंस में 1 दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नर की कॉन्फ्रेंस को। हमें समझ में आता है कि आर्टिकल्स हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़े हैं उनमें कहीं पर भी गवर्नर की कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि 2 भी एज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हम मान सकते हैं। अब क्वेश्चन रह जाता है 3 के ऊपर। तो चलिए समझते हैं जरा जोनल काउंसिल्स और इंटर स्टेट काउंसिल्स को। सबसे पहले हम देखेंगे जोनल काउंसिल्स को ही। यहाँ पर मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलूँगी, तो जो भी ये डाटा है, ये डाटा लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से। सबसे पहले जो जोनल काउंसिल बनाने का आइडिया आया था ना, वो यहाँ पर आया था हमारे पहले प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1956 के अंदर जब बहुत सारी डिबेट्स हो रही थी, बातें हो रही थी कि कैसे यहाँ पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर देना चाहिए, यानी कि उनको अलग तरीके से फिर से बनाना चाहिए, और इसके ऊपर अलग अलग कमिटीज़ बैठ रही थी। कभी यहाँ पर धार कमेटी बैठाई जा रही थी जो कह रहे थे इसको लिंग्विस्टिक तरीके से बनाना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का ध्यान रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव के तरीके से जिनको हैंडल करना आसान हो, उन सारी बातों के ऊपर ही दिमाग लगाते हुए इनको अलग करना चाहिए। और यहीं से हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको एक आइडिया आता है कि कैसे उनको एक जोनल काउंसिल बनानी चाहिए, जिसके अंदर मे बी 4 या 5 ग्रुप होंगे, और जो वो 5 ग्रुप्स होंगे वो एज ए एडवाइजरी काउंसिल की तरह काम करेगी, यानी कि हर स्टेट के ऊपर ये क्या करेगी, एडवाइस देगी कि कैसे अगर किसी भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके इश्यूज़ को कौन कौन हैंडल करे। तो इसी वजह से इंडिया को अलग अलग 5 जोन्स के अंदर बांट दिया गया। कौन कौन से 5 जोन्स हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। हालांकि अब इंडिया जो है
वो 6 जोन्स में बढ़ चुका है 2020 के बाद से। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो अलग से एक जोन बना दिया गया ताकि उसको अच्छे से और देखा जा सके। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन को देखें तो हम पाएंगे कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख पाएंगे कि हमारे पास अगला क्या है, इंटर स्टेट यहाँ पर काउंसिल है। और इंटर स्टेट काउंसिल के जो आप चेयरमैन को देख पाएंगे वो उसको देख पाएंगे आप एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो जो पूरे के पूरे इंटर स्टेट में करेगा, यानी इसकी इंटर स्टेट काउंसिल में क्या आएगा कि सभी के सभी यहाँ पर सारी की सारी स्टेट्स इसका भाग बनेंगी और उनके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और जोनल में क्या होगा कि एक जोन के अंदर 4 से 5 स्टेट्स हैं इंडिया की, या 6 स्टेट्स भी है किसी किसी के अंदर। तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, इनके जो चेयरपर्सन होंगे सभी के वो होंगे यूनियन होम मिनिस्टर। प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सका है, आगे भी आ सकता है, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं वाइस चेयरमैन कौन होता है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट के ईच जोन में वो एज अ वाइस चेयरमैन की तरह काम करेंगे और हर साल वाइस चेयरमैन बदलता रहेगा। यानी हर एक साल में क्या होगा, कभी यहाँ पर मान लीजिए अगर हम नॉर्दर्न जोन की बात करें तो उत्तराखंड का यहाँ पर एक बारी वाइस चेयरमैन बन जाएंगे जो चीफ मिनिस्टर, फिर हरियाणा के बन जाएंगे, फिर पंजाब के बन जाएंगे, कभी कश्मीर के बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो वाइस चेयरमैनशिप है वो हमेशा रोटेट होती रहेगी। मेंबर्स की बात करें तो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे और मेंबर्स होते हैं जिनको यहाँ पर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है हर स्टेट से, वो यहाँ पर एज ए क्या बनते हैं, मेंबर्स होते हैं। और एडवाइज़र्स कौन होंगे, एक ऐसा पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो हर जोनल काउंसिल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, प्लानिंग कमीशन से होगा। फिर चीफ सेक्रेटरीज होंगे, कुछ अदर ऑफिसर्स भी आएंगे यहाँ पर, डेवलपमेंट कमिश्नर आएंगे जिनको हर स्टेट ने अपने अपने जोन के लिए नॉमिनेट किया होगा। यूनियन मिनिस्टर जो होंगे उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है अगर उनकी कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो। फिर हम देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जोनल काउंसिल्स को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया है, 1956 में एक्ट के साथ बनता है। लेकिन क्यों बनाया गया है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्योंकि नेशन के अंदर इंटीग्रेशन होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से जो एकता की बात है वो दिखाई देनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर ग्रोथ हो सके, यानी कि जो स्टेट की कॉन्साइंसनेस है, रीजनलिज्म है, लैंग्वेज जो है, पर्टिकुलरिस्टिक टेंडेंसीज हैं, इन सभी को यहाँ पर थोड़ा कम करे और इसकी बजाय क्या हो सके कि हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे सेंटर और स्टेट को एक फोरम के ऊपर ये ला के खड़ा कर देता है जहाँ पे दोनों ही अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी के अंदर यहाँ पर एक क्लाइमेट से रिलेटेड कोऑपरेशन दिखाई देता है स्टेट्स के बीच में, जो कि स्पीडी एग्जीक्यूशन करने में डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी मदद करता है। तो हर काउंसिल जो जोनल काउंसिल होता है वो एक तरीके से हम देख पाएंगे कि एडवाइजरी बॉडी है और यहाँ पर डिस्कस करती है जो भी मैटर उनके सामने स्टेट्स जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उन सभी मैटर्स को, और कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट के लिए यहाँ पर अच्छा होगा वही यहाँ पर एडवाइस किया जाएगा। तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि जोनल काउंसिल इंडिया के अंदर है कितनी। पहले यहाँ पर 5 जोनल काउंसिल्स होती थी, जिसमें से पहले जो जोनल काउंसिल है वो क्या है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, जिसमें हम देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, हरियाणा एज अ स्टेट है, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो हम इन सारे के सारे को अच्छे से देख पाएंगे। देखिए कैसे ये न्यू जो हमारा मैप है 2022 के बाद का उसको दिखाया गया है कि कैसे लद्दाख का एरिया यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो जो आप ब्लू से देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। इसके बाद हम देख पाएंगे सेंट्रल जोनल काउंसिल को। तो सेंट्रल जोनल काउंसिल में क्या क्या आता है हम देख पाएंगे। सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर यहाँ पर उत्तराखंड का कुछ भाग है, दिल्ली एज अ पार्ट वो नॉर्दर्न में गई हुई है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, मध्य प्रदेश है और उसके अलावा छत्तीसगढ़ है। यानी कि हम क्या देख पाएंगे कि 4 यहाँ पर स्टेट है, इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और हम देख पाएंगे सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो है इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा हम देखेंगे ईस्टर्न जोनल काउंसिल को। तो ईस्टर्न की जब बातें की जाती है तो पहले इसमें हम देख पाते हैं कि कैसे बिहार एज अ
स्टेट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहा है, उसके बाद झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कोलकाता के अंदर है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर हम वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करेंगे, जिसमें हम गुजरात को देख पाएंगे, महाराष्ट्र को देख पाएंगे, यहाँ पर दमन एंड दीव को देख पाएंगे, साथ में गोवा को भी देख पाएंगे। और ऑब्वियसली इसका जो हेड क्वार्टर होने वाला है वो कहाँ है, वो हमें देखने को मिलता है मुंबई के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बात करते हैं सदर्न जोनल काउंसिल की, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये सब मिलकर यहाँ पर एज अ पार्ट बनाते हैं। और इसके हेड क्वार्टर को हम देख पाएंगे चेन्नई के अंदर, जो कि कहाँ है, यहाँ पर हम देख पाएंगे तमिलनाडु में। और पौंडुचेरी या फिर जिसको पुदुचेरी भी बोला जाता है, वो भी इसका भाग है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की। इसके अंदर हमें सिक्किम दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सभी की सभी हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं वो इसके अंदर दिखाई देंगी, साथ में सिक्किम भी दिखाई देता है। तो हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर अलग अलग हमें काउंसिल्स दिखाई गई हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेड क्वार्टर कहाँ है, शिलोंग के अंदर, और शिलोंग का है मेघालय। चलिए नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में पूछा गया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल यानी कि 263 आर्टिकल जो हमारे संविधान का है वो यहाँ पर इंडियन इंटर स्टेट काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। और इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किसी भी काउंसिल को यहाँ पे एज अ इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। तो ये कब बनाया गया, 1990 के अंदर इसको सेटअप किया गया सबसे पहली बार, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको बनाया गया। और ऑर्डिनेंस कब होती है, जब हम देख पाते हैं या तो दोनों ही हाउसेस सेशन में नहीं है हमारे पार्लियामेंट के, या दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है। फिर हम देख पाएंगे कि इसको रिकमेंड किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारिया कमीशन। देखिए सरकारिया कमीशन जो है वो इसको रिकमेंड करता है, क्योंकि सरकारिया कमीशन बनाया ही गया था यहाँ पर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर। और इसी के अलावा सरकारिया कमीशन यहाँ पर गवर्नर की पावर्स को भी बातें कर रहा था कि कैसे गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, एज उसको कैसे काम करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सरकारिया कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर बनाया गया था, उसे हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कैसे यहाँ पर एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। और उसी के बाद में 1990 में इसको बना दिया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो काउंसिल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसमें हम देख पाएंगे कि एक तरीके से फोरम या एक तरीके से स्टेज दे देता है यहाँ पर अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं उनको उनकी जो भी एज अ डिस्कशन करने हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, तो वो सीख सकती हैं। तो सभी जैसे हर स्टेट की यहाँ पर जो मेंबर होंगे वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वो सब डिस्कशन कर पाएंगे। सरकारिया कमीशन के बारे में बात करें तो 1988 के अंदर कमीशन ने ये सजेस्ट किया था कि कैसे काउंसिल जो है उसको एज अ परमानेंट बॉडी बना दिया जाना चाहिए। और फिर 1990 में हम देख पाते हैं कि वो एज अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के पास में आ भी जाता है। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एज अ चेयरमैन। सभी जो चीफ मिनिस्टर हैं सभी स्टेट्स के वो यहाँ पर एज अ मेंबर रहेंगे। चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरीज़ के हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली एंड पुदुचेरी, ऐसे दो ही हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो यहाँ पर रहेंगी। और इसके अलावा जो यूटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी यहाँ पर एज अ गवर्नर की तरीके से, प्रेसिडेंट अगर रूल के अंदर है कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली तो यहाँ पर अपना आपको एज अ मेंबर की तरह पाएंगे। फिर हम देख पाएंगे कि कैसे 6 मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर उनको एज अ नॉमिनेट करके क्या बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे। इसके अलावा 4 मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के होंगे उनको परमानेंटली इन्विटी मेंबर बनाया जा सकता है, यानी कि उनको इनवाइट्स किया जा सकता है कि आप आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें कि इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या क्या है, तो ये एक तरीके से रिकमेंडेटरी बॉडी है, यानी कि फिर से हम देखेंगे कि कैसे ये भी एक तरीके से क्या कर रही है, चीज़ों को रिकमेंड कर रही है या फिर एडवाइस कर रही है, जिसके अंदर यहाँ पर जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, या फिर जो कॉमन इंटरेस्ट होता है यूनियन और स्टेट से रिलेटेड कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया
किया जाता है। रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो बनाई जाती हैं ताकि जो पॉलिसी हैं उनका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर बातें की जाती हैं उनके ऊपर एक्शन भी ज़्यादा अच्छे से लिया जा सके। तो हम देख पाएंगे कैसे जनरल इंटरेस्ट जो होता है स्टेट्स वगैरह का, उनका यहाँ पर मैटर्स के ऊपर बातें की जाती हैं। इसके अलावा इनका एक और काम है कि कैसे इनको एक सजेशन देने पड़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जो भी बेटर करने के लिए पॉलिसी जो बनाई जाती है उनके कोऑर्डिनेशन के अंदर यहाँ पर मदद कर सके। फिर क्या क्या पोटेंशियल है इंटर स्टेट काउंसिल का, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आती है। फिर हम देख पाएंगे पब्लिक हेल्थ के अंदर काम आएगी, इकोनॉमिक प्लानिंग में काम आएगी, फिजिकल फेडरलिज्म के अंदर भी यहाँ पर अच्छे तरीके से ये काम करती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस। पूछा जा रहा है फिर से क्वेश्चन नंबर 1। अब आप आंसर दीजिए। क्या यहाँ पर हमने नहीं देखा कि हमारी जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो तो यहाँ पर आर्टिकल 263 के अंदर आती है, यानी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन जोनल जो काउंसिल है वो बनाई गई है 1990 में। तो हम देख पाएंगे कि कैसे ये तीनों ही ऐसी बॉडी हैं जो यहाँ पर कैसी हैं, एक्स्ट्रा काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए, बी शुड बी द आंसर, राइट। तो ये तीनों ही बॉडीज ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर वर्क कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके लिए 1/2 ऑफ द स्टेट्स का यहाँ पर परमिशन चाहिए कि रेटिफाई करने के लिए, अगर आपको अमेंडमेंट करना है, कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पर करना है तो हम देख पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहीं पे बता दूं कि कैसे जो भी स्पेशल मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और कंसेंट चाहिए लगभग आधी स्टेट्स का। तो वो कौन कौन से काम है, जैसे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है और मैनर्स होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट्स का। क्यों चाहिए कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमें पता है कि हमारे एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर सभी जो स्टेट्स के एमपीज़ होते हैं वो भी उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी वजह से उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी है। सेकेंड हम देख पाएंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात जब होती है कि यूनियन एंड स्टेट के अंदर अगर उसको बढ़ाना है तो उसके ऊपर भी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिएगा यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट्स का। यानी कि अगर हमारे यहाँ पर 29 स्टेट्स है तो हमें कितनी का चाहिएगा, 15 स्टेट्स का यहाँ पर चाहिए होगा। फिर हम देख पाते हैं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स के ऊपर जब भी या तो उनकी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है या फिर अगर कोई भी फैसला लेना है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर किन की हाफ ऑफ चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए, स्टेट्स का। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल के अंदर हमें सब्जेक्ट्स का पता है, 3 लिस्ट है हमारे यहाँ। कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट सबसे पहले नंबर पे आती है, फिर हम देखते हैं स्टेट लिस्ट है, और लास्ट में हम देख पाएंगे कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि अलग अलग इनके अंदर जो जो सब्जेक्ट रखे गए हैं अगर इनको थोड़ा बहुत भी चेंज किया जा रहा है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, परमिशन चाहिएगी हाफ ऑफ द स्टेट से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, इससे रिलेटेड भी। एंड एट द एंड जो 8वें नंबर पर है वो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, जो कि आर्टिकल 368 खुद में ही बात करता है। तो आर्टिकल 368 में भी अगर हम कुछ बदलाव ला रहे हैं तो भी यहाँ पर क्या चाहिए होगा, यानी कि यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट से परमिशन चाहिए होगी। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और आंसर में समझते हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल यहाँ पे होता है जिसके लिए परमिशन चाहिए। उसके अलावा हम देख पाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल हमने इसको भी पढ़ा है। और लास्ट में हम देखते हैं कि लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, बिल्कुल ये भी हमने देखा। फिर 4th पे देखते हैं अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन अ स्टेट। देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है,
पहली बात तो हमारे यहाँ पर सिर्फ ऐसी 8 ही स्टेट्स हैं जिनके पास आज के टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन से स्टेट है वो, उनको आप इजीली याद कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कर्नाटका एक स्टेट है यहाँ पर। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक यहाँ पर स्टेट है। उसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, 4 स्टेट तो यहीं पर हो जाती हैं। झारखंड को हम देख पाएंगे और आंध्र प्रदेश यहाँ पर एज अ स्टेट है। तेलंगाना, तो ये हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर लेजिस्लेचर काउंसिल होती हैं। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्टेट है जिनको यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको ख़त्म करवाना है, तो वो क्या करेंगी, वो जो होगी वो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगी, खासकर किसके पास, पार्लियामेंट के पास। तो इनके लिए इनको क्या करना है, इनके लिए इनको सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी कि जो जिसके अंदर यहाँ पर काउंसिल है वही स्टेट इस पर रिक्वेस्ट भेज देगी। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए यहाँ पर कि क्या किसी की लेजिस्लेचर काउंसिल को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरी स्टेट का यहाँ पर परमिशन मिलनी चाहिए। हर स्टेट की अपनी खुद की पावर्स है ना, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल को ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या आंध्र प्रदेश का इसके ऊपर बोलने का अधिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर from the date on which he enters upon his office, which of the following can be deduced from this। देखिए क्या बातें की जा रही हैं कि कैसे जो आर्टिकल 156 है संविधान का, वो कहता है कि गवर्नर को यहाँ पर 5 साल के लिए अपना टर्म जो है ऑफिस उसको निभाना चाहिए। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि इसके अंदर नहीं आती है। हम देख पाएंगे कि सबसे पहला है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ द हिज टर्म। क्या ये ऐसा स्टेटमेंट कहीं पे दिखाई देता है? तो चलिए ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जो होता है उसका ऑफिस होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि उसको लगाया भी किसके द्वारा जाता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसी वजह से वो जो काम करता है वो भी यहाँ पर काम करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में। तो अगर प्रेसिडेंट चाहें तो अपने सुख के अकॉर्डिंग या फिर जो उनको लगता है कि उनकी डिस्क्रिशनरी पावर इसमें क्या काम करी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी टाइम पे यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो गवर्नर होते हैं उनको उनके ऑफिस से हटा सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो गवर्नर की हम बात कर रहे हैं कि उनको हटाया नहीं जा सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गलत है। फिर हम देखते हैं नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर। कह रहे हैं कि 5 साल से ज़्यादा कोई भी गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने ऑफिस में रह सके। लेकिन क्यों नहीं हो सकता ऐसा? देखिए अब यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी लगी हुई है या प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो क्या उस टाइम पे गवर्नर हट जाएगा 5 साल होते? नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेशन अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर तो आ गया है, लेकिन प्रेसिडेंट भी तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को करवाते हैं ना यहाँ पर, किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। अब मान लीजिए अगर ये ऑफिस खाली हो जाता है तो उसके बाद क्या फ़ायदा होगा कि वो किसके थ्रू यहाँ पर काम करवा पाएंगे? तो इसी वजह से लॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा हो सकता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छे से समझाता है कि गवर्नर जो है वो ऑफिस में अपने में तब तक रहेंगे जब तक जो नेक्स्ट गवर्नर है वो यहाँ पर नहीं आ जाते। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल से ज़्यादा के लिए भी अगर नेक्स्ट गवर्नर नहीं आते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो रह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? पहली स्टेट में क्या बताया गया था कि आर्टिकल 156 की तरह 5 बार रहना है, तो उनमें से क्या दोनों स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट के साथ में आपको करेक्ट लगती है? तो नहीं है, दोनों ही गलत है। इसी वजह से नीदर 1 एंड नॉट
2। तो गवर्नर के बारे में कुछ और यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखते हैं गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमें समझ में आता है कि गवर्नर जो है उनके लिए, उनको गवर्नर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो इंडिया के निवासी हैं। अगर एज की बात करें तो कम से कम 35 साल उनकी आयु होनी चाहिए, और उनको या तो किसी यूनियन का या किसी स्टेट का, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का जहाँ से वो है वहाँ का उसको एज अ मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्टिकल 155 के तहत। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। फिर यहाँ पर किसी भी टाइम पे जब यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहे 156 के सेक्शन 1 के अंतर्गत उनको किसी भी टाइम पे डिसमिस कर सकते हैं। अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो 156 के अंदर सेक्शन 2 या क्लोज 2 के अंदर वो खुद में रिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब पावर्स की बात करें तो उनके पास 4 पावर्स होती हैं। कौन कौन सी पावर यहाँ पर देखने को मिल रही है? एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, इमरजेंसी पावर। और 5वीं पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है, जो कि होती है डिफेंस पावर, वो हमें यहाँ पर गवर्नर के केस में नहीं देखने को मिलती। तो चलिए एग्जीक्यूटिव में देखिए, तो देखिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, फिर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। लेकिन इन तीनों को ही यहाँ पर जब रिमूव करने की बात आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को छोड़कर, तो हम देख पाएंगे कि इन दोनों को, एडवोकेट जनरल को भी और PCSC मेंबर्स को भी, यहाँ पर आर्टिकल 317 के तहत सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, गवर्नर उनको हटा नहीं सकते हैं। उसके अलावा इनके पास हाई कोर्ट के जज को यहाँ पर अपॉइंट करने की कोई भी पावर नहीं होती है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट, प्लस में हम प्रेसिडेंट को भी देख पाएंगे यहाँ पर। और ये जो होंगे, ये यहाँ पर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मिलकर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। फिर देखते हैं कि नॉमिनेट कर सकते हैं कोई ऐसा इंसान जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, सोशल सर्विस वगैरह जिसने की है, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है। जैसे सेंटर में हम क्या देख पाएंगे, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट। उसी तरीके से यहाँ पर गवर्नर भी नॉमिनेट कर सकता है अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो। फिर हम चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की तरफ, यानी कि वो एक तरीके से पार्ट है स्टेट लेजिस्लेटर का। उसके बाद उनके पास इतना राइट्स होता है कि वो यहाँ पर एड्रेस कर सके या मैसेज भेज सके या सम्मन कर सके स्टेट की असेंबली को। और अगर उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, मेजॉरिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर में, तो उसके बाद वो उसको डिज़ोल्व भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे आर्टिकल 200 जो है वो बताता है कि कोई भी बिल को वो अपने पास रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को लिए रखने के लिए, प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए उसको रिजर्व कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं उनके अप्रूवल के लिए। इनके पास जुडिशियल पावर भी होती है, जैसे कि ये ग्रांट कर सकते हैं पार्डन को, रिमिशन को और पनिशमेंट्स वगैरह को कम कर सकते हैं आर्टिकल 161 के तहत। फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे इमरजेंसी पावर, जिसमें इनके पास इमरजेंसी से रिलेटेड कोई पावर नहीं होती है, यानी कि आर्टिकल 356 जो होगा वो यहाँ पर पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर इनको लगता है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत काम नहीं करे, यानी कि संविधान के जो भी मूल्य हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो उसके बाद ये रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए या फिर इमरजेंसी लगा दीजिए। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर पावर्स जो हैं इसकी पार्ट 4 के अंदर दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। अलग अलग टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि कैसे उनको अपॉइंटमेंट करना होता है। उसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। बहुत ही आसान ये सवाल है, 1995 में पूछा गया था। कह रही है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको बहुत स्पष्टता के साथ में संविधान के अंदर तो नहीं लिखा है, लेकिन एज अ कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? एक रूल की तरह, नॉर्म की तरह होता है, यानी कि लीगल नहीं है, इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एज अ कन्वेंशन इसको क्या किया जाता है,
यहाँ पर लागू किया जाता है या फॉलो किया जाता है। तो हम देख पाएंगे पहला ऑप्शन जो कि है द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ टू बी ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस। क्या ऐसा कुछ आपको कहीं पे दिखाई देता है? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर आज तक रहे हैं, क्या वो हमेशा सिर्फ लोअर हाउस के रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात करिए द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूजेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। तो हाँ, ये कुछ हमें ठीक लग रहा है कि ऐसा उसको करना पड़ता है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम ध्यान से आगे और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कह रहा है ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या ऐसा कहीं पर होता है? क्या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसके लिए क्या होना चाहिए, 15% का कोरम होना चाहिए, यानी कि जितने आपके मेंबर हैं उनमें से सिर्फ 15% यानी 80 से 75 से 80 मेंबर ही ऐसे होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के यहाँ पर मेंबर बनेंगे। क्या वो सभी स्टेट से होने ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा देख पाएंगे बोथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिट ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर। स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि अगर दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो दोनों एक साथ अपना जो टेन्योर है उनका उससे पहले एंड कर देते हैं, तो लोअर हाउस का स्पीकर यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा? ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट चले जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी चले जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर क्या होता है, पैनल बनाया जाता है राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा में इसमें पहले से ही पता होता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है यानी कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं है तो इस पैनल से कोई चेयरमैन बनेगा तो वो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाएगा, फिर वो यहाँ पर जाएगा एज अ प्रेसिडेंट की तरह। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ साथ इनके पैनल में से भी कोई नहीं है जिसमें 6 से 7 आदमी होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तब जाके हमारे यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर या CGI जो होंगे, चीफ, हम देख पाएंगे चीफ जज ऑफ द इंडिया, वो यहाँ पर क्या काम करेंगे, वो यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट की तरीके से आएंगे। तो इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसेसर है और कहीं पर भी स्पीकर का तो यहाँ पर नाम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाती है, ये स्टेटमेंट भी हो जाती है रॉन्ग, यानी कि स्टेटमेंट बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रपोज्ड। देखिए ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, नहीं पूछा है। नॉट प्रपोज्ड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन एरिया ऑफ पंचायती राज। कह रहे हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था तो उनमें से ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिनको यहाँ पर प्रपोज नहीं किया गया था। तो हम देख पाते हैं कि कैसे जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है उसमें से हम देखेंगे कि 30% सीट जो है इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज़ के अंदर होनी चाहिए वुमन से रिलेटेड हर लेवल के ऊपर। क्या ऐसा कुछ हमें आज दिखाई देता है? हाँ, ये चीज़ दिखती है, 33% यहाँ पर हमें दिखाई भी देती है। तो ये यहाँ पर प्रपोज किया गया था, तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है, यानी कि ये क्या होना चाहिए, सवाल में नोट पूछा गया तो गलत वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्योंकि नहीं है तो इसको हम गलत मानेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि द स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ये भी प्रपोज किया गया था, तो सवाल के हिसाब से ये क्या हो जाती है, स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड पे हम पहुंचते हैं जो कि पूछा द पंचायती राज फंक्शनरीज विल बी डिसक्वालीफाइड टू होल्ड देयर ऑफिस इफ़ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट है जिसमें बोला जाता है कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 यानी सभी के साथ क्या होगी, समानता होगी, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इसी वजह से इसको प्रपोज नहीं किया गया था और इन्हीं कारण की वजह से ये जो ऑप्शन है इसमें ठीक होगा। हालांकि ये नॉर्म को अप्लाई किया जाता है, मेंशन नहीं किया है कहीं पे भी 73rd अमेंडमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी इसको कहीं कहीं पे अप्लाई यहाँ पर कर लिया जाता है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, MP, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इन स्टेट में हम देख पाएंगे कि अप्लाई यहाँ पर हो जाता है। उसके अलावा हम देख पाएंगे कैसे जो इलेक्शन है वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए पंचायती राज बॉडीज़ के अंदर। बिल्कुल ये भी ठीक स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक क्यों है? ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए 3 इयर्स तक यहाँ पर जो पंचायती राज है वो काम कर रहा था। अभी टेनोर कितना होना चाहिए, 5 साल का टेनोर यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि 5 साल के लिए क्या होना चाहिए,
आपका टेन्योर होना चाहिए, यानी कि पंचायत जो है वो एक साथ में चलनी चाहिए। तो 5 ईयर्स क्या है, टर्म यहाँ पर दी गई है। अब हम देखते हैं कि 3 साल में ही वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो अब क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और जब इलेक्शन करवाना पड़ेगा तो अगर 6 महीने से कम का टाइम नहीं रहता है, मान लीजिए ये 4 पॉइंट अगर हो जाती है ये 4 महीने, 4 साल और 6 महीने के अंदर, या 7 मंथ्स हम देख पाएंगे। तो 7 मंथ्स है और 6 महीने का पीरियड का यहाँ पर कम टाइम है, तो हम देखेंगे कि अब इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 6 महीने के टाइम पीरियड दिया जाता है। तो दोबारा से जो नई टर्म यहाँ पर आएगी उसके अंदर इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये टाइम 6 महीने से ज़्यादा है तो विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए दोबारा से। और अब की बार जो टेन्योर मिलेगी वो पूरे 5 साल की मिलेगी, या फिर इलेक्शन के बाद बचे हुए 2 साल की मिलेगी, तो वो पूरे के पूरे यहाँ पर 5 साल के लिए दी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आता है, उसके अंदर क्या क्या प्रपोज किया गया था। सबसे पहले हमें समझ में आता है कि जो पंचायत होंगी उनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा, और अब जो ये स्टेट होंगी उसके मैटर के अंदर इसको डाल दिया जाएगा, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, यस अभी उनको मिला हुआ है, इसी वजह से अमेंडमेंट किया गया है। और उसके अलावा ये जो आती हैं ये आती है स्टेट सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो 3 टायर यानी कि 3 टियर सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें गांव होंगे, ब्लॉक होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा उसका बोला जाएगा जिला पार्षद या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो ब्लॉक लेवल पे होगा वो क्या होगा, अंचलिक पंचायत, और जो विलेज लेवल पे होंगी वो होंगी गांव पंचायत, और इन्हीं को बोला जाएगा यहाँ पर एट द एंड ग्राम सभा या फिर वार्ड सभा, पारा या मौजा लेवल। फिर हम देख पाएंगे कि ऐसे जो अमेंडमेंट है उसके अंदर जो पंचायत के मेंबर होंगे वो 5 साल के लिए यहाँ पर आएंगे, जिसको सुपरवाइज कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया था उसके 2 ही काम हैं। पहला काम है उनको जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनको करवाने का या सुपरवाइज करने का, और दूसरा क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के। तो 73rd जो अमेंडमेंट आया था वो किसके लिए आया था, पंचायती राज के लिए, और तो यहाँ पर 74th अमेंडमेंट लेके आया गया था, हम देख पाते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। और कौन कौन से शेड्यूल में रखा है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 जो है वो होता है यहाँ पर, 11 होता है पंचायती राज के लिए और 12 जो शेड्यूल है वो है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। तो इसमें हमें समझ में आता है कि कैसे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इनके इलेक्शन कराता है। तो फिर जो यहाँ पर हम देख पाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहली बात तो यहाँ पर लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट और राज्यसभा के इलेक्शन कराता है। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि जितनी भी स्टेट की असेंबलीज़ हैं और जितनी भी स्टेट की काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शन भी यहाँ करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्रीलिम्स में पहले भी सवाल आ चुका है, इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि गलती होने की उम्मीद ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ वुमन के लिए नहीं बल्कि एसटीज़ के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है 33% तक। कंपलसरी इलेक्शन होने चाहिए हर 5 साल के अंदर। इनके पास इतना है कि ये जो अधिकार है ये कलेक्ट कर सकते हैं, लवाई कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह को, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस एक्सेट्रा को लगा सकते हैं। और इनके अलावा इनको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए भी यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे ये सिस्टम जो है पंचायत का वो आता है। सबसे पहले क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके यहाँ पर हम नीचे तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंटीग्रेटेड नहीं होता है, रेदर हम देख पाएंगे कि उसके अलग में उसी के बराबर भी हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल पावर जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर फ़र्क होता है। तो हम देख पाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा काम करती है, फिर उनके डिवीज़न आ जाता है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कैसे डिस्ट्रिक्ट आती हैं जो कि जिला परिषद है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ब्लॉक्स होते हैं जो कि एज अ तहसील काम करते हैं। फिर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देखेंगे, महानगर पालिका, फिर म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका, फिर हम देखेंगे सिटी कोर्ट्स को यानी कि महानगर पालिका, और ब्लॉक के अंदर हम विलेजेस को देखेंगे जहाँ पर क्या होता है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड यहाँ पर दूसरी क्या है, रीज़न है।
पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट है जो असर्शन है यानी कि ए है, वो जो स्टेटमेंट है क्या उसका कारण जो दूसरी स्टेटमेंट आर दी गई है उसकी वजह से ये स्टेटमेंट है, रीज़न है उसका, तो ये हमें बताना। हम देखेंगे करेक्ट पूछा गया कि दोनों जो स्टेटमेंट है उनमें से ठीक यहाँ पर क्या है, क्या वो सही में उसका कारण है या नहीं है। तो इसके आंसर में आप आगे समझते हैं। देखिए, रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स for women in parliament and state legislature do not require any constitutional amendment। अब जो भी यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको पता होगा कि यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके आया गया था दिसंबर के अंदर, जो कि हम देख पाएंगे कि कैसे जब इंडिया एज ए G20 का लीडर काम कर रहा था तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उसको लेकर आते हैं, और उसी के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट की बात हो रही है, यानी कि जो असर्शन है वो क्या है, गलत है। दूसरा हम देखते हैं रीज़न, political parties contesting election can allow 33% of seats they contest to women candidate without any constitutional amendment। फिर से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इलेक्शन के लिए लड़ रही है वो क्या कर सकती है, 33% तक की सीट यहाँ पर दे सकती हैं बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। तो ऐसा नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है इसमें ज़रूरी है। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से देखेंगे, यानी कि हम क्या समझ सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो क्या होना चाहिए, असर्शन तो यहाँ पर रॉन्ग है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। तो ए इज़ फॉल्स, और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कैसे आर इज़ ट्रू, डी यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चलते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को समझते हैं। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तरीके से जाना जाएगा, जो कि यहाँ पर 2023 में लाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स जो है लोकसभा के अंदर और स्टेट के अंदर उनको यहाँ पर रिजर्व किया जा सके, किसके लिए, वुमेंस के लिए। बैकग्राउंड की बात करें तो बिल पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जैसे 1996 में, फिर 1998 में, 2009, 10, 14 में। टाइमलाइन क्या है, 1971 के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के अंदर पहला स्टेट्यूट ऑफ वुमेन बनता है, जिसको फॉर्म किया जाता है, कमेटी बनाई जाती है। 1989 के अंदर राजीव गांधी पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके आते हैं जो कि वुमेन रिजर्वेशन से था, जिसमें पंचायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इनको यहाँ पर क्या देना था, हम देख पाते हैं कि कैसे रिजर्वेशन देना था, लेकिन राज्यसभा के अंदर क्योंकि इसको यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली तो ये फेल हो गया। फिर 1992 के अंदर 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको पास किया गया। फिर 1993 में हम देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि क्या कर रहा है, ये वुमेंस को रिजर्वेशन दे रहा है पंचायत के अंदर। तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है उनके अंदर यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन स्टेट और यानी कि जो हम देखते हैं कैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट के अंदर और जो यूनियन के अंदर हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। 1996 के अंदर 81st अमेंडमेंट बिल को लेके आया जाता है, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था HD देवे गौड़ा के द्वारा, जो फिर से फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता है। फिर 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो यहाँ पर NDA गवर्नमेंट को जब लीड कर रहे थे उस समय पे 12वीं लोकसभा के अंदर बिल को यहाँ पे क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसको भी सपोर्ट नहीं मिलता है। 1999, 2002, 2003 के अंदर फिर से बिल्कुल री इंट्रोड्यूस किया जाता है वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा, फिर से जो बिल है वो फेल हो जाता है। और एट द एंड यहाँ पर हम देख पाएंगे 2008 के अंदर कैसे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में मनमोहन सिंह द्वारा, जो कि कांग्रेस या UPI गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एज ए लेड कर रहे थे, और इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। फिर 2009 में जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी उनकी उसको प्रेजेंट किया, और 2010 के अंदर यह क्योंकि वुमेन के रिजर्वेशन से रिलेटेड जो था उसको कैबिनेट का यहाँ पर अप्रूवल तो मिल जाता है, लेकिन राज्यसभा में फिर से वो फेल हो जाता है। फिर हम समझते हैं कि 2023 के अंदर की फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं, तो हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर आर्टिकल 330A को डालने की बात की जा रही है। देखिए, जब भी किसी आर्टिकल के पीछे आप
कोई भी नंबर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 30, 33, 33A या ये जो ABCD होता है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था और इसको बाद में डाला गया है। तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा के अंदर क्या होगा, आर्टिकल 330A को डाल दिया जाएगा, फिर 332A को डाला जाएगा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए वुमेन्स को स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी। आर्टिकल जो 239AA होने वाला है उसमें वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा NCT ऑफ यानी कि जो दिल्ली है उसके अंदर, और आर्टिकल 334A के अंदर जो डिलिमिटेशन है वो सेंसस के अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। टाइम पीरियड की बात करें तो ये रिजर्वेशन अभी के लिए 15 साल तक दिया जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया भी जा सकता है। ज़रूरत क्यों है, क्योंकि पॉलिटिकली हम देख पाएंगे अंडर रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 82 औरतें ऐसी हैं जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर, और जो कि अगर हम 100% में से निकालें तो केवल और केवल 15.2% ही निकल कर आता है, यानी कि 16% से भी कम यहाँ पर हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि वुमन है। तो ये एक तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी कम है। राज्यसभा में देखें तो ये नंबर 31 ही है, यानी कि लगभग यहाँ पर 13% ऑफ द वुमन आर MPs, जो कि बहुत कम है। फिर हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर में, और अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी देख पाएँ कि कितनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम देख पाएंगे 9%, यानी कि 10% से भी कम अगर सभी स्टेट्स का यहाँ पर टोटल निकाला जाए तो हम औरतों की भूमिका को इसमें देख पाएंगे। फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, फेवर के अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे कि बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। फिर यहाँ पर ब्रॉडर रेंज के ऊपर बातें की जा रही है कि अच्छे से काम होगा, पर्सपेक्टिव के ऊपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉलिसीज़ के ऊपर जो वुमेन से रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, उनके ऊपर यहाँ पर वुमेन ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगी। इसके अलावा ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन होता था औरतों के साथ में, वुमेन के साथ में पॉलिटिकल लाइफ के अंदर में, पब्लिक लाइफ के ऊपर, उसको भी कम करने में या फिर ख़त्म करने में हेल्प करेगा। कुछ अगेंस्ट की आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि जो डिलिमिटेशन है वो 2021 के सेंसस के ऊपर मानी गई है, जो यहाँ पर मैंडेटरी है, लेकिन अभी तक वो कंडक्ट नहीं हुई है। यानी कि अब जब तक 2021 के हिसाब से यहाँ पर डाटा लिया जाएगा जनगणना का, सेंसस का 2011 का, तो हम देख पाएंगे कि तब तक वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यानी कि अब जो इलेक्शन होने वाला है 2024 के अंदर, उसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा तो गलत है। उसके अलावा भी हम देख पाएंगे कि कैसे जो वुमेन रिजर्वेशन है उसको राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नहीं किया गया है। केवल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोकसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों आर्टिकल्स यहाँ पर 330A और 332A। राज्यसभा के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया गया। आगे की क्या क्या स्टेप है, जैसे कि रिजर्वेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर यहाँ पर होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इतनी औरतें रहें। फिर हम देख पाएंगे कैसे एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बनानी जानी चाहिए वुमेन्स के द्वारा, जैसे कि सरपंच पैटिज्म ना हो जाए। कि सरपंच पैटिज्म का क्या मतलब है, यानी कि देखिए क्या होता है ना, हम देख पाते हैं कि वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन को किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, यानी कि पंचायत के अंदर 33% ऐसी औरतें होंगी जो एज ए सरपंच रहेंगी। लेकिन जब वो औरतें सरपंच बन भी जाती है तो उनके जो हस्बैंड होते हैं उनके पास एज अ रियल पावर रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी फ्रंट पर या फिर बैक फ्रंट पे जाकर काम करती है। वो उस पावर को अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर पाती है और अपनी जो ज़्यादा पावर है उसको दे देती हैं अपने खुद के हस्बैंड्स को। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे सरपंच पतिज़म दिखाई देता है, यानी कि हस्बैंड जो है वही असली पावर को वहाँ पर ले रहे हैं और सिर्फ नाम के लिए वुमेन एज अ सरपंच रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। काफ़ी आसान है, पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर बताइए। अच्छा, जो ठीक पूछा गया है उसी के बारे में आपको बताना है। पहले पूछते हैं द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लगती है यहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए पार्लियामेंट जो हमारी होती है ना, उसके अंदर एज अ प्रेसिडेंट अलग से होते हैं, लोकसभा अलग से है, राज्यसभा एज अ हाउस अलग है, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट को। तो क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर है? नहीं है, वो अलग से पार्लियामेंट को एज अ पार्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यानी कि अभी तक हमारा ऑप्शन 1 जो है वो क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन 1 ठीक है। सेकेंड क्या बात कर रहा है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा ठीक हो जाता है। फिर से मैं आपको बता दूँ कैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, लोकसभा होगी एंड राज्यसभा होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर प्रेसिडेंट जो होंगे वो होंगे हेड ऑफ द स्टेट, टेन्योर क्या होगा 5 साल के लिए। लोकसभा क्या होगी, हाउस ऑफ द पीपल, टेन्योर फिर से 5 साल। राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और ये परमानेंट बॉडी है, यानी कि इसका कोई टेन्योर नहीं है इस तरीके से। वैसे 6 साल के लिए जो टेन्योर होगा वो मेंबर्स का टेन्योर होगा, ना कि इसका राज्यसभा का एज अ हाउस का टेन्योर होगा, ठीक है। तो मेंबर जो होते हैं वो 1/3 मेंबर हर 2 साल के अंदर यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हम देख पाते हैं कैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation। देखिए पूरा का पूरा प्रियम्बल यहाँ पर लिखा गया है, और फिर सवाल पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस दिन इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर रही थी। तो बहुत आसान सवाल है, आज 27 जनवरी का दिन है, यानी कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मना चुके हैं। और इसी तरीके से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा जो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कब किया गया था, तो हम देख पाएंगे यहाँ पर जो इनेक्टमेंट की डेट है वो क्या होनी चाहिए, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो इनेक्ट हम देखते हैं कि इनेक्ट और अडोप्ट कर लिया जाता है यहाँ पर इस तारीख को, और जो कमेंस किया जाता है वो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट जब भी पूछा जाएगा तो आपको क्या बोलना है, कमेंसमेंट। आपको बताना है कि 26 जनवरी ऑफ 1950। लेकिन जब भी इनेक्टमेंट की बात आएगी, अडॉप्शन की बात आएगी, तो आपको बताना है 26 नवंबर ऑफ 1949। अब फिर से प्रेम्बल को हम देख पाते हैं कि प्रेम्बल जो हम ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं। तो प्रेम्बल के अंदर हमने सोवरेन को देखा, यानी कि कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट है। फिर हमने देखा सोशलिस्ट शब्द को, यानी कि हर इंडिविजुअल जो होगा उसको एज अ इक्वल हम देखेंगे। सेक्युलर की बात करें तो स्टेट का खुद का कोई भी धर्म नहीं होगा। डेमोक्रेटिक की बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इलेक्टेड पीपल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिखाएगी। रिपब्लिक, नो वन शुड ट्रीट द फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। और लिबर्टी की बात करें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को, कि वो अपना खुद का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। बहुत आसान है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो 10th जो शेड्यूल होता है वो क्या बात करता है, एंटी डिफेक्शन की बात करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब आता है, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो आता है वो आता है यहाँ पर 1967 के अंदर, जब जनरल इलेक्शन हुए थे। तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे MLAs थे जो बार बार यहाँ पर इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता है, यानी कभी वो किसी एक पार्टी में है, फिर कोई और पार्टी उनको पैसा दे रही है तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली, डिफेक्शन देखने को मिली, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ वो चले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 10th शेड्यूल के अंदर, और जो 52वां अमेंडमेंट होता है यानी कि 52nd अमेंडमेंट जो देखा जाता है 1985 में, उसके अंदर इसको लाया जाता है। फिर क्या क्या यहाँ पर ग्राउंड्स है डिफेक्शन के, जैसे कि ग्राउंड्स में क्या आएगा कि जब कोई मेंबर अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन कर देता है, अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है, तो वो क्या माना जाएगा, एज ए डिफेक्शन माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यहाँ पर कोई डायरेक्शंस दी गई है और उनकी डिसओबीडियंस हो जाती है तो
उसको भी एज अ डिफेक्शन के रूप में देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कैसे अगर कोई जो मेंबर है वो इलेक्शन के 6 महीने के बाद में भी उसकी जो नॉमिनेटेड मेंबर था और वो फिर 6 महीने पूरे होने के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर एज अ एक्सेप्ट करता है या फिर यहाँ पर क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है, तो उसको भी एज अ डिफेक्शन के रूप में माना जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से पहले वो करता है नॉमिनेट मेंबर, तो उसके बाद उसको डिफेक्शन की उसमें नहीं रखा जाएगा। अगर कोई मेंबर इलेक्शन होने के बाद में नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्ट हुआ है, इलेक्शन हो चुका है, फिर किसी दूसरी पार्टी में जाएगा तो भी उसको एज अ डिफेक्शन माना जाएगा। कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि ऐसा करेंगे तो उसको डिफेक्शन में नहीं माना जाएगा। क्या क्या होगा, अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा और राज्यसभा का तो उसको डिफेक्शन में नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको न्यूट्रल रहना होता है, यानी कि अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ में एक तरीके से बायस नहीं हो पाएंगे, तो इसी वजह से उनके लिए यहाँ पर एक्सेप्शन छोड़ा गया है। उसके अलावा अगर कोई मेंबर है जो पार्टी को छोड़ रहे हैं लेकिन उसकी वजह से मर्जर हो रहा है, यानी जब 2/3 ऑफ द मेंबर, जितने यहाँ पर पार्टी के अंदर मेंबर हैं, मान लीजिए 100 मेंबर और उनमें से 66 मेंबर यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं किसी दूसरी पार्टी को, तो उसको एज अ मर्जर की तरह देखा जाएगा, तो इनको भी डिफेक्शन के अंदर नहीं माना जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कैसे जो पहले 1/3 होता था ये उसको 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर 2/3 बना दिया गया। इसमें डिसीजन कौन बनाएगा कि ये डिफेक्शन है या नहीं है, तो स्पीकर या चेयरमैन जो है हाउस के वही इसको डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अथॉरिटी होंगी। और क्वाहितो होलानुवसिस जायचुलू और इसका यहाँ पर 1992 के अंदर एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पावर है ये पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, लेकिन इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पावर का ठीक से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है।